डॉक्टर संगीता कुमारी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली। आज मैं बीए पार्ट 1 MIL के बारे में चर्चा करूंगी। आज का शीर्षक है भोर का तारा। ये भोर का तारा जो है एक एकांकी है। ये जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी है। तो आइए सबसे पहले जानेंगे भोर के तारा का अर्थ। भोर के तारा का अर्थ क्या है, पहले ये जानेंगे। शेखर अपनी प्रेयसी और पत्नी छाया की प्रेरणा से भोर का तारा नामक मधु काव्य की रचना करता है। छाया इसे अपने प्रेम की प्रतीक मानती है। भोर का अर्थ ही होता है भावपूर्ण सवेरा। इसी बीच माधव तक्षशिला से लौटकर हुनों के बर्बर आक्रमण और आर्य देवदत्त के वीर गति का समाचार देता है। शेखर अपनी कविता से राष्ट्र की सोई शक्तियां जगाते हैं जिससे हुनों का आक्रमण विफल हो जाए। अब है भोर का तारा एकांकी का उद्देश्य क्या है, वो जानेंगे। भोर का तारा एकांकी का उद्देश्य है, ये जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है। इस एकांकी में बताया गया है कि प्रेम के ऊपर कविता लिखने वाले कवियों को संकट के समय राष्ट्र को जगाने वाले राष्ट्र काव्य की रचना चाहिए। इसमें एक पात्र शेखर से यह प्रार्थना करता है कि अपनी कविता को आक्रमण के समय राष्ट्र को जगाने के प्रयोग में लाए। अब है एकांकी। एकांकी के बारे में जान लें कि एकांकी किसे कहते हैं, किसको कहते हैं एकांकी। एकांकी क्या है? एक अंग के नाटक को एकांकी कहते हैं जिसमें किसी घटना विशेष की प्रस्तुति की जाती है। एकांकी एक अंग के नाटक को एकांकी कहते हैं जिसमें किसी घटना विशेष की प्रस्तुति की जाती है। उदाहरण के लिए जाने, जैसे दीपदान। ये एकांकी रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध एकांकी है। अब मैं चलती हूँ भोर की तारा एकांकी का सारांश। इससे पहले आपने भोर के तारा को अर्थ जाना, भोर का अर्थ जाना, एकांकी का उद्देश्य जाना, एकांकी किसे कहते हैं उनके विषय में जान लिया। अब मैं चलती हूँ भोर का तारा एकांकी का सारांश। भोर का तारा प्रसिद्ध नाटककार श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी है। इसमें 3 पात्रों के कथानक और प्रस्तुत एकांकी में पिरोया गया है। इसमें स्कंदगुप्त के शासन काल की अवधि का चित्रण है। इस कथानक के प्रमुख पात्र शेखर हैं जो उज्जैनी का एक भावुक किशोर कवि है। शेखर स्कंदगुप्त के मंत्री देवदत्त की बहन छाया से प्रेम करता है। माधव उसका एक प्रिय मित्र है जो दरबार का एक सेनानी है। शेखर की इस प्रणय भावना से वह परिचित है। इस एकांकी में 2 दृश्य हैं। अब प्रथम दृश्य में क्या है जानेंगे। प्रथम दृश्य में शेखर के लिए एक सुखद संवाद लेकर माधव शेखर के गृह में प्रवेश करता है, यानी उसके घर में प्रवेश करता है। शेखर किसी नूतन छंद के सृजन में तल्लीन है। माधव के पुकारने पर उसकी तंद्रा भंग हो जाती है। फिर वह अपनी काव्य चेतना की काल्पनिक अनुभूति में डूबा हुआ माधव से प्रश्न करता है कि उसने कभी भोर का तारा देखा है। शेखर को भोर का तारा रजनीवाला के स्वर्ण रचित निये परिधान का एक अंश प्रतीत होता है। उसकी व्याख्या करते हुए वह बताता है कि रजनीवाला अपने प्रिय प्रभात से मिलने जा रही थी कि अचानक लाज की आंधी उसे उड़ा ले चली। प्रिय प्रभात ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो उसके हाथ नील परिधान का एक टुकड़ा मात्र रह गया। भोर का तारा परिधान के उस अंश में टंक स्वर्ण कण की तरह प्रभात के नभ मंडल में एकांग दिखाई देता है।
माधव उसकी ऊंची कल्पना को सराहता है। शेखर उसे बताता है कि उसका काल्पनिक जगत कोई स्वप्न की वस्तु नहीं, वरन वह जीव के कटु यथार्थ में भी सौंदर्य का अवलोकन करता है। उसे राजपथ पर बैठी अंधी भिखमंगी को देखकर उसे कविता फूटती जान पड़ती है। उन गरीबों के झुर्रीदार चेहरे, झुकी कमर और आंखों के नीचे गड्ढे में भी शेखर को सौंदर्य दिखाई देता है। छाया का प्रसंग आते ही शेखर थोड़ा गंभीर हो जाता है और कहता है कि यदि छाया ही उसकी प्रेरणा है, तथापि वे दोनों नदी के उन दो किनारों के समान हैं, जो साथ साथ चलते तो हैं पर कभी आपस में मिलते नहीं। उसे विश्वास है कि छाया के भाई देवदत्त उसके और छाया के विवाह संबंध को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक मामूली कवि है। तभी माधव उसे बताता है कि दरबार में एक युवती के मुंह से उसका गीत सुनकर महाराज स्कंदगुप्त काफी प्रसन्न हुए और उस युवती के कहने पर उन्होंने उस गीत के प्रणेता कवि को राज दरबार में बुलाकर सम्मानित करने का निर्णय लिया है। वह युवती और कोई नहीं, शेखर की प्रेयसी छाया ही थी। यह सुनकर शेखर खुशी से विह्वल हो उठता है। माधव उसे यह भी बताता है कि सम्राट ने देवदत्त को आज्ञा दी है कि वे तक्षशिला जाकर वहां के तक्षक वीरभद्र को दबाएं। ऐसी स्थिति में छाया यहां अकेली रह जाएगी। दोहरे संवाद पाकर शेखर को एक एक अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता है। यानी ये खुशी पाकर शेखर को एकाएक अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता है। ये था पहला दृश्य। अब दूसरा दृश्य जानेंगे कि दूसरा दृश्य में क्या है। दूसरा दृश्य देवदत्त के भवन का है, जिसमें शेखर और छाया पति पत्नी के रूप में रहते हैं। पहला दृश्य में शेखर, छाया जो है शेखर की प्रेयसी है और दूसरे दृश्य में जो है छाया शेखर की पत्नी के रूप में है। दाम्पत्य जीवन की सुखद आभा उन दोनों के मुख मंडल पर दिखाई देती है। दोनों एक दूसरों की प्रशंसा करते हैं। शेखर कहता है कि छाया की प्रेरणा और उसके मीठे गाने के अभाव में उसकी कविता निरर्थक हो जाती है। तो छाया कहती है कि यह बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। बातों ही बातों में शेखर उसे नवीन काव्य कृति भोर का तारा दिखाकर आश्चर्यचकित कर देता है। वह बताता है कि जिस प्रकार वे दोनों पावन परिणय के लिए मंगल सूत्र में बंधे थे, उसी दिन उसने इस काव्य की आरंभ किया था। किस काव्य की? भोर की तारा। यही कारण है कि शेखर इतना उत्साह से भरा और प्रसन्न है। इस महाकाव्य को सम्राट के दरबार में प्रस्तुत करेगा तो सम्राट सुनकर भाव विभोर हो जाएंगे। उसे पर्याप्त यश और मान मिलेगा। प्रसन्नता के आवेग में डूबते उतरते नव दंपति के मध्य एकाएक युद्धरत सैनिक के रूप में माधव का आगमन होता है। वह बताता है कि सरदार तोड़माज ने भारतवर्ष पर आक्रमण कर दिया है। वह सिंधु नदी पर पार कर तक्षशिला को रौंद रही है। इस संकट से उबरने के लिए घर घर देशभक्ति की सोई चेतना को जगाए। शेखर एक कवि है, उसकी वाणी में ओज है। देश के लिए उसे बलिदान की आवश्यकता है। साथ ही आर्य देवदत्त की मृत्यु का दुखद समाचार भी देता है और बताता है कि अंतिम समय उन्होंने कहा था कि एक सच्चे सेनापति की तरह उन्होंने अपने प्राण सैनिकों को के लिए आहुति दी है। शेखर इस बीच
कृत संकल्प की मुद्रा में अपनी पुस्तक भोर का तारा उठाकर फाड़ फाड़ कर वह अग्नि को समर्पित कर देता है और उचटती दृष्टि छाया की ओर डालकर बाहर निकल जाता है। छाया अत्यंत दुखी हो जाती है। यह देखकर माधव कहता है कि मैंने तुम्हारे प्रभात नष्ट नहीं किया। छाया से कहती है कि मैंने तुम्हारे प्रभात नष्ट नहीं किया है। शेखर जो भोर का तारा था अब वह प्रभात का सूर्य होगा। शेखर बाहर खड़े विशाल जन समूह को अपनी कोमल कवित्व को पौरुष का प्रचंड स्वर दे दिया था। कवि की यह आंतरिक शक्ति प्रस्तुत एकांकी का मूल एवं केंद्रीय भाव है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि देश पर जब जब संकट के बादल मंडराएंगे, कवि की लेखनी ने कुसुमों के बादल बदले आग उगलेगी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि देश पर जब जब संकट के बादल मंडराएंगे, कवि की लेखनी ने कुसुमों के बदले आग उगलेगी। धन्यवाद।